बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रता बंदयाल की मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों के हाथों बेइज्जती का सिलसिला जारी है। अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, उन्होंने एक नोट जारी कर दिया है और एक तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चार्जशीट कर दिया है और उन्हें इंसाफ का कत्ल करने वाला शख्स या दोगला शख्स उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है। वो नोट क्या है, वो नोट क्यों जारी किया गया है और फिर चंद रोज पहले तैनात होने वाले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उनके ओहदा से हटा दिया गया है, वो क्यों हटाया गया है और फिर नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का हलफ रखवाने और जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 5 जजों के, आला अदलिया के 5 जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने वाले साहब कौन हैं, उनका इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान से के साथ क्या रिश्ता है और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी क्या ताल्लुकदारी है, उनकी शख्सियत के हवाले से दिलचस्प मालूमात है हमारे पास, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और रजिस्ट्रार साहब की बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के। 6 सितंबर को उनका नोटिफिकेशन जारी किया था चीफ जस्टिस उमर रता बंदयाल साहब ने और उन्हें रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया था। इससे पहले आपको याद होगा कि इशरत अली साहब एक रजिस्ट्रार थे जिनको हटाने के लिए काजी साहब ने हुकूमत को भी लिखा था, चीफ जस्टिस को भी लिखा था, जस्टिस काजी फायज ईसा ने, और वो सिविल सर्विस से उनका ताल्लुक था। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खत पे इशरत अली की खिदमात वापस लेने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन बंदयाल साहब जो वो हटदर्मी में उतर आए थे और उन्होंने उन्हें रिलीव नहीं किया था और वो अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच के इस ओहदे से सुबकदोश हुए। उनके जाने के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार थे अब्दुल रज़ाक साहब, उनको आर्जी चार्ज दिया गया रजिस्ट्रार का, लेकिन 6 सितंबर को उन्हें बाकायदा रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये अप्रैल 2018 में डेपुटेशन पे सुप्रीम कोर्ट गए थे और फिर 5 साल से ज़्यादा अरसा इन्हें वहाँ हो गया है। और वजह क्या है कि बंदयाल साहब के दिल को भा गए और उन्होंने इनको अपने पास रखा, नहीं आने दिया वापस, इवन रजिस्ट्रार तक बना दिया। अब ये पता चला है कि ये पॉलिसी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डेपुटेशन पे लोग आए हुए थे और उनकी मियाद पूरी हो गई है, उन तमाम लोगों को उनके डिपार्टमेंट्स में वापस भेज दिया जाए। यहाँ से वो आए थे, उन्हें वापस भेज दिया जाए। इसलिए इनकी खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस की गई है। जब इनको रजिस्ट्रार लगाया गया था तो काजी साहब कहते थे इंतजामिया से नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया से ताल्लुक होना चाहिए। तो बंदयाल साहब ने ये तासर दिया था कि जनाब काजी साहब की बात मानते हुए मैंने इस बंदे को, क्योंकि ये सेशन जज है, तो इसको मैं रजिस्ट्रार तैनात कर रहा हूँ। अब काजी साहब को इस तरह लोगों को नवाजना पसंद नहीं है, तो पता ये चला है कि काजी साहब की ख्वाहिश पर ही ये फैसला हुआ है कि इन तमाम लोगों को वापस भेजा जाए। जाते जाते चीफ जस्टिस, जो आने वाले चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं और यही हुआ है वहाँ पे। और इनकी खिदमात जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई हैं, जिस सेशन जज हैं। अब मज़े की बात यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं शेख खालिद बशीर साहब, उनका सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर है और ये जो साहब हैं अब्दुल रज़ाक साहब, ये 28वें नंबर पे हैं। अब दूसरे नंबर वाला छोटी अदालत का रजिस्ट्रार है और 28वें नंबर वाला जूनियर जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का रजिस्ट्रार है। तो अब वो डेपुटेशन वाला मामला था, वो फैसला किया उन्होंने, जनाब डेपुटेशन पे वो बंदे जो है ना जिनका टेन्योर पूरा हो गया है उनको वापस भेज दें। अच्छा, एक और खबर जो साइफर वाली खबर है उस पर भी मैं थोड़ी सी मुख्तसर 2-3 लाइनें मैं उस पर बोलूँगा कि साइफर वाला जो केस था उसमें इमरान खान की भी जो ज़मानत थी कबल गिरफ्तारी, वो दरख्वास्त खारिज हो गई है और उनके जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई है। ये मेरे लिए कोई हैरत की खबर नहीं है, मेरे लिए ये कोई गैर मुतवक्का फैसला नहीं है और कोई हैरत की खबर नहीं है। मैंने अपने विलाग में अर्ज़ कर दिया था कि जनाब ये इसमें 14 साल सज़ा है और नाकाबिल ज़मानत केस है और ऐसे मुकदमात में ज़मानत नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। अगर बदनीति साबित हो जाए इस्तगासा की तब कहीं कोई बात बन जाती है, लेकिन यहाँ नहीं। अब इसमें जो मज़े की बात है, जज साहब बार बार ये पूछते रहे साइफर कितने है, साइफर किधर है। कुछ इसकी समाअत ओपन कोर्ट में हुई है और फिर कुछ जो है जज साहब ने इसको इस्तगासा ने कहा, प्रोसिक्यूटर ने, कि जनाब ये बंद कमरे में इन कैमरा इसकी समाअत होनी चाहिए
اور जज साहब ने भी ये डिक्लेयर की है, जो उन्होंने फैसला जारी किया है कि ये टॉप सीक्रेट केस है, इसलिए इसकी बंद कमरे में जो है समाप्त होगी। तो जज साहब बार बार पूछते रहे, जो जब ओपन कोर्ट में चल रहा था मामला, वो किथे आ, साइफर किथे आ। और इमरान खान के वकील बार बार जो मुद्दा है वो आजम खान पे डाल रहे थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के उस वक्त, कि जनाब उनको पता होगा, उनकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि जनाब जो साइफर है वो तो असल हालत में वजारत खारजा के पास मौजूद है। तो तब जज साहब ने कहा, और इस्तगासा की तरफ से ये निशानदेही की गई कि जनाब साइफर जो है वो कोड की शक्ल में आता है, फिर उसकी कापियां तैयार की जाती हैं, 4 कापियां तैयार की जाती हैं। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए होती है, एक DGISI के लिए होती है, एक वज़ीर आज़म के लिए होती है, और एक जो है वो वजारत खारजा के लिए होती है। ये वज़ीर खारजा के लिए कहते हैं आप। इमरान खान वाली कापी गायब है, वो कहाँ है, बस ये बता दें वो कापी कहाँ है। तो वो जनाब नहीं बता सके। और जज साहब ने जो हुक्मनामा जारी किया है उसमें उन्होंने फरमाया है कि जनाब ठोस शहादतें मौजूद हैं इनकी इस केस में मुलव्वस होने की, और नाकाबिले ज़मानत जो है ये ऑफेंस है, जो सेक्शन 50 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और 9 उसके तहत उन्होंने कहा जनाब ये नाकाबिले ज़मानत मामला है, तो इसलिए इनकी जो ज़मानत है ये मुस्तरद की जाती है, दरख्वास्त ज़मानत दोनों की। अच्छा, अब इसमें जो ज़मानत होती है ना ऐसे मुकदमात में जो नाकाबिले ज़मानत होते हैं, वो ये तो कि शहादतें ना हों, ऐसी शहादतें मौजूद ना हो जिनकी बुनियाद में मुकदमे को आगे चलाया जा सके। फिर अदालतें कहती हैं कि ये मज़ीद तफ्तीश का मतकाज़ी है, अभी और तफ्तीश होनी चाहिए, इसलिए ज़मानत कबूल की जाती है या मंजूर की जाती है मुलज़म की। इसमें वो कहते हैं चीज़ें मौजूद है पूरी। और फिर इन्होंने और भी बड़े ड्रामे शरामे किए थे। और फिर इसमें एक और मुलज़म है असद उमर साहब, तो उनकी ज़मानत जो है वो कन्फर्म कर दी है। वो वजह ये बनी कि जो FIA है उसने ये कहा है कि जनाब ये हमें मतलूब नहीं है, इनके खिलाफ शहादतें नहीं है। वैसे अगर इस केस की FIR देखें ना, उसमें यही कहा गया है कि जनाब ये 7 मार्च को अमेरिका से आया वजारत खारजा में, और फिर 28 मार्च को इमरान खान ने 2022 को एक जलसे में इसको लहराया, और फिर इसके मंदरजात जो हैं वो ओपन किए, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। और गैर मुल्की ताकतें जो हैं, पाकिस्तान मुखालफ ताकतें, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ इससे ये। और उसमें वो भी उनकी जो बात है वो कहते हैं जनाब ये जो क्रशी साहब हैं जलसा में, उसी में कहा था ना ये अमानत थी खान साहब आपकी, मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, आप इसके साथ आप जो मर्जी करें। ये वो वाली जो चीज़ इसमें नहीं है FIR में, कुछ जो 16 मार्च 2022 को अजलास हुआ था, ऑडियो लीक हुई थी कि अब हम खेल लेंगे इस साइफर के साथ, वो जिक्र नहीं है FIR में। जो FIR ना वो 7 मार्च 2022 से सीधी 28 मार्च जलसे पर पहुंचती है। और फिर जो बातें कर रहे थे जनाब 9 अप्रैल को इसको डिक्लासिफाई कर दिया था, ये कर दिया, वो फिर बात तो नहीं की इन्होंने, वो दलील तो नहीं दी, बहस तो नहीं दी। बहरहाल अगर मेरिट्स को देखा जाए, हालात व वाक़यात को देखा जाए, तो यही फैसला बनता था। और मेरे ख्याल में ये जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खैर नहीं पहनी, मामला सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। अब बातें हैं उस तरफ के उमर अता बंदयाल साहब की बेइज्जती का सिलसिला जो है वो जारी है तसलसल के साथ। ये किया किसने है? ये पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, उनकी तरफ से ये इज़्ज़त अफजाई हुई है बंदयाल साहब की। और हुई क्यों, कैसे है? ये जब चीफ जस्टिस जाता है, कोई रिटायर होता है, तो उसके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, जिसमें वो चीफ साहब खुद भी खिताब फरमाते हैं, नामजद चीफ जस्टिस उनके बाद जिसने चीफ जस्टिस बनना होता है वो भी खिताब करते हैं, वकला तंजीमों सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी होते हैं, मुख्तलिफ बार कौंसिलों के जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी वहाँ खिताब करते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जो हैं वो भी वहाँ अपना जज साहब के बारे में इज़हार ख्याल करते हैं। तो अब इन्होंने बंदयाल साहब जो हैं, इन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो लेने से इनकार कर दिया है, उन्होंने लेना। तो जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उन्होंने जो वहाँ उनको कहना था उसका एक नोट जारी कर दिया, और जारी किया है पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जो हैं हारून रशीद साहब। उनका ना फुल कोर्ट रेफरेंस तो आपने लेना नहीं, इसलिए जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं नोट की शक्ल में मीडिया को जारी कर रहा हूँ। और जो जजों की तरफ से इशाइया दिया गया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, उनके एजाज़ में जो दिया जाता है, तो उसमें भी पाकिस्तान बार कौंसिल ने उसका बाईकाट कर दिया है। उनके जैसे नहीं आना। क्यों नहीं होना? पंजाबी में उसका ये तर्जुमा होता है कि थोड़े करतूत नहीं ऐसे कि थोड़े एजाज च किसी तकरीब च असीं शिरकत करिए,
یہ دا पंजाबी च मतलब बनता। और उन्होंने जो मुकम्मल एक चार्जशीट कह लें आप जारी की है, हम ख्याल बेंचों का जिक्र है कि जनाब आपने अदलिया को तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, तकसीम कर दिया अदलिया, लोगों का एतमाद उठ गया। हम ख्याल जजों का जब बेंच बनता था लोगों को पहले ही पता होता था क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ, सासू माँ वाला केस आप ही सुन के बैठे, देखो यार खदा खौफ करो। और फिर वो कहते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर अभी बिल की शक्ल में था, तो आपने एक हम ख्याल जजों का बेंच बना के वो उसको जनाब आपने मुअत्तल कर दिया। और उनका ये कानून को रोंदने के मतरादफ आपने ये काम किया, इंसाफ का जनाजा निकाला है आपने, ये है। और उनका जनाब फिर मुख्तर फैसले जारी करने की एक रवायत डाल दी आपने, तफसीली फैसला जारी नहीं करते थे, और क्योंकि उसमें रीजनिंग नहीं होती मुख्तर फैसले में, तो फिर वो उसकी नज़रसानी का टाइम गुजर जाता था। वो पक्का कर लेते थे पहले ही पक्का करके बंदे, और फिर कहते जनाब जजमेंट जो है उसका जो नतीजा है वो अनाउंस कर दिया जाता था कि जनाब ये फैसला जो है ये डिसमिस हो गई है दरख्वास्त, या अलाउ हो गई है, मंजूर हो गई है। लेकिन वो फैसला तहरीरी शक्ल में चैम्बर से बाहर ही नहीं आता था, पता नहीं चलता था जनाब क्यों मंजूर हुई है, क्यों मुस्तरद हुई है। अजीब व गरीब वो कहते हैं जनाब आपके दौर में चीज़ें होती रही हैं। और फिर जनाब हम मुशावरत के लिए कहते हैं जनाब साड़ी भी सुन लो, मुशावरत करो की तुसी गंद पाया आया, तो वो नज़रअंदाज कर देते थे, मिलती नहीं। तो कहते जनाब हमारी एक बार एसोसिएशन का नाम लेके वो कह देते थे जनाब वो उनके साथ मैं राब्ते में हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार जी PTI वाले दी, उन्होंने अपने नोट में जो नामजद चीफ जस्टिस है काजी फायज़ साहब, उनसे ये दरख्वास्त की है कि खुदा दे वास्ते अदलिया का जिहड़ा बेड़ा गर्क है कर गए ने जाने वाले, तुसी इहदा वकार जिहड़ा ना इनू बहाली वास्ते कुछ ना कुछ करो। फिर वो कहते हैं जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब हमने एक ही दिन में इंसाफ का अजीब दोहरा म्यार देखा। वो पंजाब वाला जो केस था उसका जिक्र कर रहे हैं कि जनाब पंजाब में इलेक्शन के लिए आप मरे जा रहे हैं कि पंजाब से इलेक्शन करवाओ, 14 मई को जनाब इलेक्शन होना चाहिए था। और KP इसी तरह का मामला KP का था, वहाँ आपने नज़रअंदाज कर दिया। और फिर वो कहते हैं 14 मई तो क्या आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। और हम वो कहते हैं सच्चे दिल से सिद्के दिल से ये समझते हैं कि अदालत उज़्मा को कोई ऐसा हुक्म नहीं देना चाहिए जिस पर अमल दरामद ना हो सके या करवाया ना जा सके। फिर वो कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब आपके दौर में ऐसे फैसले किए गए जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम इंतहाई कर्ब के साथ कहने पर मजबूर हैं कि इन फैसलों को तारीख कभी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। और फिर जो और उन्होंने एक दुआ दी आखिर में जाते जाते, उन्होंने बुंदियाल साहब के लिए नेक आशात का इज़हार किया है, उनकी सेहत के लिए दुआ की है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ताला आपको कौल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यानी जो हम ये कहते हैं कि ये सज्जी दिखा के कभी मारते थे, हेयरिंग के दौरान कुछ और कहते थे, फैसला कुछ और आ जाता था, घेर गार के बंदे को अपने पॉइंट लेके आते होते थे अपने पॉइंट पे। तो वो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो थोड़े कॉलोफेल तसाद है ना, अल्लाह करे वो ख़त्म हो जाए। और ये मैंने पहले भी कहा था, ये इन पे जो एतबार उठ गया हुआ है, इनको झूठा डिक्लेयर कर दिया हुआ है बहुत सारी जगहों पे बुंदियाल साहब को, ये अब इज्जत अफजाई ये तो है ना, अभी हैं वो, जब वो ओहदे से उतरेंगे 2 दिन बाद 16 सितंबर को आखिरी तारीख। और फिर वो उन्होंने कहा है कोलोफेल वाली जो बात है, ये भी देखे ना, इन्होंने चंद दिन पहले जब फैसला महफूज किया था नैब तरमीम वाला, तो जनाब वो कहते हैं मैं जल्द जो है वो स्वीट एंड शार्ट जजमेंट दूंगा, मीठी मीठी जजमेंट आएगी। वो आज की तारीख में अभी तक वो अनाउंस नहीं हुआ, उसका जो काज लिस्ट जारी नहीं हुई कि जनाब फलां तारीख को जो अनाउंस किया जाएगा। अब हफ्ते का दिन है इनके पास, आखिरी दिन, हफ्ते वाले दिन अनाउंसमेंट में तो कोई हर्ज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, हो सकता है हो जाए वहाँ हफ्ते वाले दिन। लेकिन आज जो जुमे वाले दिन की जो काज लिस्ट है उसमें ये जिक्र नहीं है। बहरहाल वो कर सकते हैं, सुबह सुबह काज लिस्ट जारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं है, रिकॉर्ड में अभी तक नहीं है। और अब आते हैं जनाब हम उस तरफ जो एक रेफरेंस भेजा गया है 5 जजों के खिलाफ। वो 5 जजेस कौन है और वो साहब कौन है? वो साहब हैं हाशिम साबर राजा साहब। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनके वाला साहब राजा साबर साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, और उनका पीपल्स पार्टी के साथ करीबी और कलबी रिश्ता था। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने
उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया था, तो उनके ये साहबजादे हैं। और जो अलीम खान साहब हैं, अलीम खान साहब के ये बरादर निस्बती हैं। अलीम खान साहब जो सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो इनके बहनोई हैं। अब जो राजा साबर साहब हैं, ये एक राजा अनवर साहब होते थे, बड़े वकील थे, बड़े नामवर वकील थे। बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमात में वो बेनज़ीर भुट्टो के वकील हुआ करते थे। जो राजा साबर साहब हैं वो राजा अनवर के बहनोई हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो महरीन राजा हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये उनके फूफीजाद भाई हैं, वो इनकी मामू की बेटी हैं। इस तरह की इनकी रिश्तेदारी है। और ये आप ये ना समझें कि ये जनाब जो रेफरेंस फाइल किया गया है इसके पीछे कोई अदारा है, हसास अदारा, जितना कहते हैं ना फलाने ने करवाया, फलाने का बंदा, या अलीम खान है या पीपल्स पार्टी है। ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो मैंने की शख्सियत के हवाले से जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब रेफरेंस क्या भेजा इन्होंने, जनाब काजी साहब जो हैं अपनी अहलिया के असासों की वजाहत देने में नाकाम रहे हैं और वो अहल नहीं है जज बनने के और चीफ जस्टिस बनने के, उनको हटाएं जनाब, वो म्यार पे पूरा नहीं उतरते और हल्फ लेने से रोका जाए। और मुज़ाहर अली नकवी के बारे में उन्होंने कहा है कि जनाब उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई थी जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। डील ये हुई थी कि जो खुसूसी अदालत ने आर्टिकल 6 के तहत उनको सज़ा सुनाई थी, सज़ाए मौत मुशर्रफ को, वो आपने कलअदम करनी है। तो ये, और फिर इस डील के नतीजे में ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये बातें तो वैसे सुनी हुई हैं, लेकिन फिर अगर ये इल्ज़ाम उन पे है तो उसके जो बेंच के दूसरे 3 रुकनी बेंच था ना, वो उसमें फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद मीर भट्टी साहब, वो भी उस बेंच का रुकन थे। ये की इन्होंने ज्यादती थी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि 199 के तहत जो उन्होंने रिट दरखास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ ने, वो काबिल समाअत ही नहीं थी, क्योंकि जो खुसूसी अदालत का फैसला है उसके खिलाफ जो फोरम है अपील का, वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन यहाँ क्योंकि वो बकौल इनके सौदेबाजी हो गई थी, तो वो कहते हैं जनाब ये सौदेबाजी क्यों हो गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट में गलत गए हुए हैं, इनको भी निकालें जनाब। और फिर वो कहते हैं अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस में अपने रिश्तेदार भर्ती करवाए, ये क्वेरी। और खुद हाशिम साबर साहब जो हैं, ये कैसे भर्ती हुए थे, ये कैसे एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है पंजाब का, इसमें कैसे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के ओहदे पर पहुंचे थे, ये पूछने वाली बात है ना। यानी साफ बताना नहीं आए मामले। और फिर उन्होंने और इल्ज़ाम लगाया है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी, इनको उनके साथ तो नथी नहीं किया मुज़ाहर नकवी वाले बेंच के साथ, लेकिन उन्होंने जस्टिस अमीर भट्टी और एक और जज हैं अली ज़िया बाजवा साहब, जो हम जुल्फ हैं अपने फवाद चौधरी साहब के, उन दोनों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा जनाब इन्होंने मेरिट से हट के खिलाफ ज़ाब्ता लाइन शाइन तोड़ के जो जिम खाना क्लब है उसकी मेंबरशिप ली है, अपना रसूख इस्तेमाल करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। ये बातें वो फरमा रहे हैं। ये हाशिम साबर साहब जो है ना, इनकी इस दरख्वास्त को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्होंने दरख्वास्त डाल दी और खबरें छप गई। नाम मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, आपको भी पता चल रहा है कि जनाब हाशिम साबर साहब कौन है। राजा साहब जब ये असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे ना, अब तो नया ऑफिस बन गया ना, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के हाथा के अंदर ही एडवोकेट जनरल ऑफिस हुआ करता था। तो उस वक्त भी कोई इनको सीरियस केस नहीं दिया जाता था अदालत में। बस ये आते थे मौज मस्ती करके, बस एक आध अदालत में पेश पूछ होके निकल गए। और ये इनका माशाल्लाह लंबी शरई दाढ़ी है रखी हुई इन्होंने, और 6 सवा 6 फुट कद है, हेल्दी हैं, अच्छे खासे मोटे ताज़े हैं। और जैसे वो बंदे नहीं कहते कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, एक वो लोग हैं जो खाने के लिए जिंदा रहते हैं। हाशिम साबर साहब उनमें हैं। ये जो रॉयल पाम कंट्री क्लब है लाहौर का, तो वहाँ भी ये जो खाने पे हमलावर होने के इनके बड़े वाक़यात हैं। अकबर तारड़ साहब होते थे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब। मैं उनके कमरे में गया, ज़ाहिर मैं रिपोर्टर था, किसी खबर के सिलसिले में गया हूँगा, तो इसी दौरान खाना आ गया। 2-3 दोस्त थे उनके साथ बैठे हुए, वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे। तो उन्होंने खाना मंगवाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की कि जनाब आप भी आ जाएं। तो वो मटन की कोई डिश थी,
اس میں تھوڑا سا مسالہ تھا اور اس میں تری بہت زیادہ تھی، شاد نان شان تھے. تو وہ ایک باقی اپنی پلیٹوں میں ہم نے اپنا اپنا نکال لیا، اور اپنی پلیٹوں سے پھر ایک اور پلیٹ تھی، اس میں ہم نے تری جو تھی وہ اس میں جو آئل وغیرہ تھا اس کا، وہ ہم نے اس پلیٹ میں سب نے ڈال دیا اور پھر کھانا شروع کر دیا. اور جو ہڈیاں شڈیاں تھیں وہ بھی اسی پلیٹ میں رکھتے جا رہے تھے. ہم کھانا ختم کرنے کے قریب تھے کہ اچانک دفتر کا دروازہ کھلا اور ایک صاحب لمبے چوڑے بارش اندر داخل ہوتے ہیں، اور پتلون جو ہے انہوں نے ٹخنوں سے اوپر فولڈ کر کے کی ہوئی ہے، اور دیکھے او کلے کلے گئے جا رہے ہو. وہ میں نے کہا نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب یار وہ سوری یار وہ ہم نے تو شروع کر لیا تھا، ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ وہ جو ہم نے جس میں بھوٹیاں چھوٹی وہ ہڈیاں شڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور اس میں وہ تری شری تھی، انہوں نے وہ پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور نان پکڑا اور کھانا شروع ہو گیا. تو وہاں انہیں ایک صاحب نے ایک منٹ ان کو بتانا چاہ رہے تھے، کھانے سے درار کہتے بول ہی تھا نہیں. ان کا تو سنتل ہے. انہوں نے جناب ایک دو لقمے بھی لے لیے، اور جب ایک دو لقمے لیے تو پھر کہتے بڑا سواد دیا یار. تو انہوں نے کہا یار یہ وہ ہے جو ہڈیاں ہم نے کھا کے رکھی ہیں، یہ وہ ہڈیاں ہیں، اور یہ وہ والا شوربہ ہے جسے آپ سمجھ رہے ہو. ان کے ہنتا بھی شروع کر دیتا ہے. 2 نان کھا گئے سر اس کے ساتھ. یہ وہ صاحب ہے. یہ اسی طرح بس انہوں نے ایک فائل کر دی. ان کی شخصیت کا آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا اس واقعے سے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.